हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर मॉक टेस्ट का सेट नंबर 12 जो कि बिहार दरोगा 1799 पोस्ट, बीपीएससी एईडीओ, बीएसएससी सीजीएल या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए लाइक बीपीएससी 72, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दक्षिण पूर्व एशिया में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए फीफा ने कौन सा नया क्षेत्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू किया है? मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। फीफा आसियान कप। दक्षिण पूर्व एशिया में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए फीफा ने कौन सा नया क्षेत्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू किया है? तो फीफा आसियान कप। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। फीफा के प्रेसिडेंट कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। ये नाम भी आपको याद रखना है। इसके अलावा नाम क्या है कप का? जो क्षेत्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट है इसका नाम है फीफा आसियान कप। और ये जो अनाउंसमेंट हुआ था, तो जो आपका आसियान मीटिंग हुआ था और आसियान का 11वां मेंबर बना है ईस्ट तिमोर, इसके कुछ घंटे के बाद ही ये आपका अनाउंस हुआ कि दक्षिण पूर्व एशिया में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए फीफा ने फीफा आसियान कप शुरू किया है। इसके अलावा इंडोनेशिया आसियान सदस्य राष्ट्र की एकमात्र टीम थी जो 2026 विश्व कप के लिए महाद्वीपीय क्वालिफाइंग के तीसरे दौर से आगे बढ़ सकी। तो यहाँ से भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। और 47th आसियान समिट कहाँ पे हुआ? जो 47th आसियान समिट हुआ है, आसियान समिट हुए कहाँ पे हुआ? मलेशिया में, कोलंबपुर में, मलेशिया में। तो आपको याद क्या क्या रखना है यहाँ पे? सबसे पहले दक्षिण पूर्व एशिया में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए फीफा ने कौन सा नया क्षेत्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू किया है? फीफा आसियान का। आसियान के टोटल मेंबर कितने हैं? तो अब टोटल मेंबर कंट्री कितना हो गया है? 11 हो गया है। लेटेस्ट कौन है? लेटेस्ट आपका है ईस्ट तिमोर। ईस्ट तिमोर या तिमोर लिस्ते भी बोलते हैं, ईस्ट तिमोर हो गया है। और इंडोनेशिया आसियान सदस्य राष्ट्र की एकमात्र टीम थी जो 2026 विश्व कप के लिए महाद्वीपीय क्वालिफाइंग के तीसरे दौर से आगे बढ़ सकी। और 47 जो आसियान समिट हुआ कहाँ पे हुआ? मलेशिया में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में खबरों में रहा लीचेट क्या है? निक्षालन बोलते हैं इसे हिंदी में। तो आपका लीचेट क्या है? लैंडफिल में बनने वाला एक अत्यधिक विषैला तरल। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में खबरों में रहा लीचेट क्या है? तो लैंडफिल में बनने वाला एक अत्यधिक विषैला तरल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और जो आपका निक्षालन होता है लीचेट, इसमें कार्बनिक प्रदूषकों, अकार्बनिक यौगिकों और भारी धातुओं और सूक्ष्मजीवी संदूषकों का मिश्रण होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हर वर्ष किस दिन को विश्व मच्छर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 20 अगस्त को प्रतिवर्ष विश्व मच्छर दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो ब्रिटिश चिकित्सक सर रोनाल्ड रॉस द्वारा 1897 में की गई इस खोज की याद में मनाया जाता है कि मादा मच्छर मनुष्यों के बीच मलेरिया फैलाती है। और इस साल की थीम क्या है? इस साल की थीम क्या है? एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर ए मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। थीम क्या है? ये थीम इंपॉर्टेंट है। तो 2025 की थीम है एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर ए मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। कब मनाते हैं वर्ल्ड मस्क्यूटो डे? 20 अगस्त को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में खबरों में रहा हालमन खुबानी, हालमन एप्रिकॉट मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये आपका लद्दाख में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में खबरों में रहा हालमन एप्रिकॉट मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो लद्दाख में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, ये न्यूज में क्यों है? तो पहली बार 1.5 मीट्रिक टन का कंसाइनमेंट सेंड किया गया है सऊदी अरब, हालमन एप्रिकॉट का, सऊदी अरब में, कुवैत में और कतर में। तो ये नाम आपको याद रखना है, नाम इंपॉर्टेंट है। किस देश को किया गया है पहली बार? तो सऊदी अरब, कुवैत और कतर को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत आपका चौथे स्थान पे है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? फोर्थ है। भारत का स्कोर कितना है? जो PWR इंडेक्स होता है वो कितना है? PWR इंडेक्स वो कितना है ये भी पूछ सकता है। तो 0.1184 है। टॉप पे कौन है? तो पहले स्थान पे अमेरिका, दूसरे पे है रसिया, तीसरे पे चाइना, चौथे पे है इंडिया। इंडिया का स्कोर क्या है? जो PWR इंडेक्स है 0.1184 है। और पांचवे पे है साउथ कोरिया। वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो कब मनाते हैं? 27 अक्टूबर को। वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज हर वर्ष कब मनाया जाता है? 27 अक्टूबर को। और ये जो पहल है किसके द्वारा है? तो यूनेस्को और कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल ऑफ ऑडियो विजुअल आर्चिव एसोसिएशन। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनगावा प्रदान किया है? तो दक्षिण कोरिया ने किया है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में किस देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनगावा प्रदान किया है? तो दक्षिण कोरिया ने। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति कौन है? ली जे-म्यूंग। इन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दक्षिण कोरिया के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनगावा से सम्मानित किया। यह पुरस्कार कोरियाई प्रायद्वीप में शांति दूत के रूप में ट्रंप की भूमिका को मान्यता देता है। और यह समारोह एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन के दौरान ग्योंगजू में आयोजित किया गया था। तो जो हाल ही में आपका एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन हुआ आपका साउथ कोरिया में हुआ था ग्योंगजू में, तो वहीं पे ही प्रदान किया गया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। नाम क्या है सम्मान का? ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनगावा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ई जागृति प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय की पहल है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। ई जागृति प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय की पहल है? तो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जुलाई 2025 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और 10 राज्यों तमिलनाडु, राजस्थान, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, केरल, पुडुचेरी, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश ने ई जागृति प्लेटफॉर्म पर 100% से अधिक की निपटान दर दर्ज की। और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का कितना था? तो 122% था। 122%। तमिलनाडु का कितना था? 277%। और आपका यूपी का था 101%। यूपी का आपका था 101%। भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उपभोक्ता मामले विभाग ने देश भर में उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रक्रिया में बदलाव लाने हेतु एक अगली पीढ़ी की एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में 1 जनवरी 2025 को ई जागृति की शुरुआत की। तो जो आपका ई जागृति की शुरुआत हुई है कब से हुई है? 1 जनवरी 2025 से। और ये डिजाइन क्यों किया गया है? तो सुगमता, पारदर्शिता और इफिशियंसी यानी दक्षता को बढ़ाने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। यह प्लेटफॉर्म OCMS, ई दाखिल, NCDRC, CMS और कॉन्फोनेट पोर्टल जैसी पुरानी प्रणालियों को एक सहज इंटरफेस में एकीकृत करता है, जिससे उपयोगकर्ताओं को अलग अलग स्थानों पर अपनी शिकायत दर्ज नहीं करवानी पड़ती है। अब NCDRC और सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में परिचालनरत ई जागृति उपभोक्ताओं और अधिवक्ताओं को OTP आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से पंजीकरण करने, भारत या विदेश में कहीं से भी, देखो की पॉइंट है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, भारत या विदेश में कहीं से भी शिकायत दर्ज करने, ऑनलाइन या ऑफलाइन शुल्क का भुगतान करने और वास्तविक समय में मामले की प्रगति को ट्रैक करने में सक्षम बनाता है। अब यहाँ से आपका जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है, तो एक एक पॉइंट आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गरिमा गृह पहल का उद्देश्य क्या है? तो जो गरिमा गृह पहल है इसका उद्देश्य क्या है? तो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आश्रय गृह है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा।
अच्छा, न्यूज़ में क्यों बना हुआ है? देश के 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहयोग से फिलहाल 18 गरिमा गृह चलाए जा रहे हैं। और इस जो गरिमा गृह किसके लिए है? ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आश्रय गृह है। चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 3 नए गरिमा गृहों की स्थापना को स्वीकृति दी गई है। गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाज संगठनों से प्राप्त गरिमा गृहों की स्थापना के प्रस्ताव 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेज दिए गए हैं, जिनकी अनुशंसा की प्रतीक्षा है। बिहार में भी एक है आपका। वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहयोग से चल रहे गरिमा गृहों में रहने वाले लोगों की कुल संख्या कितनी है? 429 है। 429 है। और गरिमा गृह में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भोजन, चिकित्सा, योग, ध्यान और मनोरंजन जैसी सुविधाओं के साथ आश्रय प्रदान किया जाता है। ये सब याद रखना है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहीं से बनता है। इसके अतिरिक्त यहाँ ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के क्षमता निर्माण, कौशल विकास और परामर्श के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है। गरिमा गृह के निवासियों को न केवल सभी आवश्यक सुविधाओं के साथ सुरक्षित आवासीय क्षेत्र प्रदान किया जाता है, बल्कि उन्हें जीवन कौशल का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है, ताकि आश्रय छोड़ने के बाद वे सम्मानजनक आजीविका के साथ समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके। गरिमा गृह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा भी करते हैं और उन्हें उत्पीड़न से बचाते हैं। तो यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस संगठन ने अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2025 जारी की है, जो जलवायु अनुकूलन के गंभीर अल्पवित्त पोषण को संबोधित करने के लिए वैश्विक सहयोग के लिए एक तत्काल आह्वान प्रस्तुत करती है? सिंपली आपसे क्या पूछ रहा है कि जो एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2025 जारी हुआ है, किस संगठन ने किया है? तो यूएनईपी ने, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इस रिपोर्ट में क्या है? तो इस रिपोर्ट का शीर्षक आपका है रनिंग ऑन एम्प्टी। शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि विकासशील देशों को पॉइंट याद रखना है, जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने के लिए 2035 तक सालाना 310 अरब से 365 अरब अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी, जबकि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक अनुकूलन वित्त पोषण केवल 26 अरब अमेरिकी डॉलर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े पतंगे मोथ बोलते हैं पतंगे के रूप में पहचाने जाने वाले एटलस मॉथ, और इसका साइंटिफिक नेम है अटैकस एटलस ये आपका साइंटिफिक नेम है, की खोज किस राज्य में की गई है? हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े पतंगे के रूप में पहचाने जाने वाले एटलस मॉथ, जिसका साइंटिफिक नेम है अटैकस एटलस, की खोज किस राज्य में की गई है? तो अभी हाल ही में आपका एक कर्नाटका में दिखा गया है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ऑप्शन डी, दुनिया के सबसे बड़े मॉथ या पतंगे के रूप में पहचाने जाने वाले एटलस मॉथ की खोज कर्नाटक के दावणगेरे जिले के कारवार स्थित गुड्डेहल्ली में हुई है, और वहाँ के एक स्थानीय फोटोग्राफर ने इस मॉथ को कैमरे में कैद किया है, पतंगे को, जिनका नाम है रवि गौड़ा। और एटलस मॉथ फगारा नामक एक प्रकार का रेशम उत्पन्न करता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। जो एटलस मॉथ है, फगारा नामक एक प्रकार का रेशम उत्पन्न करता है, जो खुरदुरा और ऊनी होता है, और इसकी उपस्थिति एक स्वस्थ वर्षावन पारिस्थितिकी तंत्र का सूचक है। और एटलस मॉथ में मुंह या पाचन तंत्र नहीं होता है, और यह तटीय और पहाड़ी जंगलों में पाया जाता है। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं मॉथ का, ही आपका है। और जो इसका विंग स्पैन है वो कितना है? ये आपका है 25 से 30 सेंटीमीटर, 25 से 30 सेंटीमीटर। और ये आपका साउथ ईस्ट एशिया में आपका पाया जाता है। नेपाल हुआ, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हुआ, बांग्लादेश हुआ, भूटान हुआ, तो यहाँ पे ये पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगस्त 2025 में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनीश दयाल सिंह। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। फॉर्मर सीआरपीएफ डीजी थे, इनका नाम है अनीश दयाल सिंह। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
वक्फ संपत्ति पंजीकरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है? तो उम्मीद पोर्टल नाम है। वक्फ संपत्ति पंजीकरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है? उम्मीद पोर्टल। उम्मीद पोर्टल का उम्मीद का मतलब क्या हुआ? यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशियंसी एंड डेवलपमेंट पोर्टल, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपसे एग्जाम में या तो फुल फॉर्म पूछ देगा उम्मीद का पूरा ही, नहीं तो आपसे पूछ देगा कि फर्स्ट ई स्टैंड्स फॉर, सेकेंड ई स्टैंड्स फॉर, एम स्टैंड्स फॉर। तो आपको फुल फॉर्म याद होना चाहिए, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशियंसी एंड डेवलपमेंट पोर्टल। और ये आपका अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में वक्फ संपत्तियों का संपूर्ण डिजिटलीकरण और केंद्रीकृत प्रबंधन करना है। ये भी आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अरुणाचल प्रदेश में आरोग्य स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र भारतीय सेना की किस पहल के तहत शुरू किया गया है? तो उस पहल का नाम क्या है? ऑपरेशन सद्भावना। ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना का एक पहल है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में आरोग्य स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र भारतीय सेना की किस पहल के तहत शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन सद्भावना। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इस पहल का उद्देश्य क्या है? तो इस पहल का उद्देश्य सुदूर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ग्रामीणों और पर्यटकों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। तो ये भी आपको याद रखना है। जो आपका ऑपरेशन सद्भावना है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इस पहल का उद्देश्य सुदूर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ग्रामीणों और पर्यटकों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। और यह अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में दाहजोंग थिंगबू हाइडल में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज स्लाइनेक्स भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है? तो भारत और श्रीलंका के बीच होता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले ये आपका 2025 में जो हुआ कौन सा एडिशन था? 12वां एडिशन था। स्लाइनेक्स 2025 आपका ये 12वां एडिशन था। इंडिया श्रीलंका के बीच में होता है। कहाँ पे हुआ? कोलंबो में हुआ। भारत की तरफ से इंडियन नेवल शिप ने भाग लिया। कौन कौन सा? तो एक INS ज्योति, ये दोनों नाम याद रखना है, INS ज्योति और INS राणा। और श्रीलंका की तरफ से भाग लिया आपका SLNS शौर्या और SLNS विजय बाहु। तो ये दोनों नाम याद रखना है। और ये 2 फेज में हुआ था, एक हार्बर फेज था, एक सी फेज था। और ये शुरू कब हुआ था? स्लाइनेक्स जो है आपका बायलैटरल नावल एक्सरसाइज है भारत और श्रीलंका के बीच। स्टार्ट कब हुआ था? 2005 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश ने नेशनल एडवांस ऑप्टिकल सिस्टम उपग्रह NAOS उपग्रह पर अपना उन्नत जुपिटर अंतरिक्ष कैमरा लॉन्च किया है? तो इजराइल ने किया है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, जो ये सैटेलाइट है नेशनल एडवांस ऑप्टिकल सिस्टम सैटेलाइट, इसको विकसित किसने किया है? किसने डेवलप किया है? तो इसको डेवलप किया है OHB इटालिया ने। OHB इटालिया ने। और किसके लिए? लग्जमबर्ग सरकार के लिए। एक एक पॉइंट आपको याद रखना है, लग्जमबर्ग सरकार के लिए। यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। और जो आपका इस पे कैमरा जो लगा हुआ है जुपिटर, इसको किसने बनाया है? तो इजरायली कंपनी है एल्बिट सिस्टम्स ने। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? इजराइल हो जाएगा। इजरायली कंपनी एल्बिट सिस्टम ने 26 अगस्त 2025 को नेशनल एडवांस्ड ऑप्टिकल सिस्टम उपग्रह पर अपने उन्नत जुपिटर अंतरिक्ष कैमरे को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, प्रक्षेपित किया। इस उपग्रह को कैलिफोर्निया के वेडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से SpaceX फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया था। जुपिटर कैमरा विभिन्न पृथ्वी अवलोकन मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। जो एक कैमरा है विभिन्न पृथ्वी अवलोकन मिशन, अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन, पृथ्वी अवलोकन मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है, जिनमें सैन्य अभियान है, पर्यावरण निगरानी है और वैज्ञानिक अनुसंधान शामिल है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। औपचारिक रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा घोषित योजना का नाम क्या है? तो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इस प्रोग्राम का एम क्या है? तो इसका एम है 3.5 करोड़ जॉब क्रिएट करना ओवर ए 2 ईयर पीरियड।
और इसको एडमिनिस्ट्रेट कौन करेगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है। कार्यान्वित किसके द्वारा की जाएगी? तो श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा। इस योजना में कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन शामिल है। नए कर्मचारी 2 वर्षों में 15,000 तक प्राप्त कर सकते हैं, जबकि नियोक्ता रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए प्रति नए कर्मचारी प्रति माह 3,000 तक प्राप्त कर सकते हैं। और यह योजना EPFO के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है और यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एशियाई युवा खेल 2025 में भारत किस स्थान पे है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत 6ठे स्थान पे रहा है। अब यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? सबसे पहले जो एशियाई युवा खेल 2025 है, भारत कौन सा स्थान पे रहा? 6ठे स्थान पे रहा। भारत ने टोटल 48 मेडल जीते। कितने? 48। इसमें 13 आपका स्वर्ण था, 18 सिल्वर था और 17 कांस्य था। 17 कांस्य था। हुआ कहाँ पे था? तो मनामा बहरीन में हुआ था। टॉप पे कौन रहा? तो टॉप पे आपका चीन रहा, पहले स्थान पे चीन। चीन ने टोटल मेडल जीते 147, जिसमें गोल्ड आपका था 63, 49 सिल्वर और ब्रॉन्ज 35। दूसरे स्थान पे उज्बेकिस्तान, तीसरे पे कजाकिस्तान, चौथे पे ईरान, पांचवें पे थाईलैंड और छठे पे इंडिया। इंडिया ने 13 गोल्ड मेडल जीते, स्वर्ण पदक जीते, 18 आपका सिल्वर था और 17 आपका क्या था? ब्रॉन्ज या कांस्य। टोटल इंडिया ने कितने मेडल जीते? 48। तो एक एक पॉइंट याद रखना है, 13 गोल्ड, 18 सिल्वर और कांस्य 17, टोटल 48। इसके अलावा यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि जो 2025 एशियाई युवा खेल हुआ, ये आपका तीसरा एडिशन था। एक मिनट, ये आपका तीसरा एडिशन था। और अंडर 18 लड़कों और अंडर 18 लड़कियों की कबड्डी स्पर्धाओं में भारत ने गोल्ड मेडल जीता, याद रखना है। और भारत ने हराया किसी? तो लड़की और लड़कों दोनों में भारत ने ईरान को हराया। लड़की की टीम ने फाइनल में ईरान को 75-21 से हराया, 75-21 से रौंद दिया। बहुत ही बड़ी बात है और ये आपसे पूछ सकता है, स्कोर पूछ सकता है। और लड़कों की टीम ने थोड़ा सा टफ था कंपटीशन लड़कों की टीम में, तो ईरान को कितने से हराया? 35-32 से हराया। तो ये भी आपको याद रखना है। इसका ऑफिशियल मैस्कॉट क्या था? सहाब। किसके साथ? एलॉन्ग विथ नज्म एंड दाना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस लेखक की पुस्तक, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस लेखक की पुस्तक मर्डरलैंड अमेरिका के प्रशांत नॉर्थ वेस्ट में सीरियल किलर के इमरजेंस को स्मेल्टर जैसे औद्योगिक स्रोतों से सीसा और अन्य भारी धातु प्रदूषण से जोड़ती है? देखो, एक पुस्तक है जिसका नाम है मर्डरलैंड क्राइम एंड ब्लड लस्ट इन द टाइम ऑफ सीरियल किलर्स, पूरा नाम है। तो इस पुस्तक में बताया गया है कि जो अमेरिका के प्रशांत नॉर्थ वेस्ट में सीरियल किलर के इमरजेंस को स्मेल्टर जैसे औद्योगिक स्रोतों से लीड यानी सीसा बोलते हैं हिंदी में, सीसा और अन्य भारी धातु प्रदूषण से जोड़ती है। तो ये जो बुक थी मर्डरलैंड, इसके ऑथर कौन थे? कैरोलिन फ्रेजर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और ये पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक है और इनकी पुस्तक है मर्डरलैंड क्राइम एंड ब्लड लस्ट इन द टाइम ऑफ सीरियल किलर्स। इस सिद्धांत की पड़ताल करती है कि वाशिंगटन के टैकोमा स्थित असारको, एक कंपनी है, असारको कॉपर स्मेल्टर से निकलने वाला लीड पॉल्यूशन, सीसा प्रदूषण और प्रशांत नॉर्थ वेस्ट में अन्य औद्योगिक प्रदूषण 1970 और 80 के दशक में इस क्षेत्र में सीरियल किलर के उदय में योगदान दे सकता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि लीड पॉल्यूशन सीरियल किलर के इमरजेंस में कैसे योगदान दे सकता है? तो इस किताब में यही है। यह किताब इस प्रदूषण को तंत्रिका संबंधी क्षति से जोड़ती है जो आक्रामकता और हिंसा को बढ़ा सकती है, जिसे सीसा अपराध परिकल्पना के रूप में जाना जाता है। और इस पर्यावरणीय संदर्भ में टेड बंडी और गैरी रिडवे जैसे व्यक्तियों के जीवन का परीक्षण करती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा आपसे, या तो स्टेट पीसीएस पूछे या यूपीएससी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है। इंडिलाइम जिसे हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है, मुख्य रूप से किस राज्य में उगाया जाता है? तो ये आपका कर्नाटक का है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, न्यूज़ में क्यों है? तो हाल ही में अपेडा ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, अपेडा शॉर्ट में बोलते हैं, अपेडा ने यूके को जीआई टैग वाले इंडी लाइम और पुलियानकुडी लाइम की पहली हवाई शिपमेंट की सुविधा प्रदान की है। किस देश को? यूके को। देश का नाम भी याद रखना है, देश का नाम भी याद रखना है। और जो इंडी लाइम है यह मुख्य रूप से कर्नाटक के विजयपुरा जिले में उगाया जाता है। और जो आपका पुलियानकुडी
लाइम है, इसकी खेती पुलियनकुडी में होती है, जिसे तमिलनाडु का नींबू शहर कहा जाता है। तो ये आपका है तमिलनाडु का, क्वेश्चन में क्या एडी लाइम, और ये आपका है कर्नाटक का। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, और दोनों को जीआई टैग मिला हुआ है, एडी लाइम को भी और पुलियनकुडी लाइम को भी। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।